brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स स्मार्टफोन्स पे आ रही है सेल फिर एक बार। पगली, सेल अभी बाकी है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। स्कूल में सोशल स्टडीज की किताब में आपने पढ़ा होगा कि भारत में राज्य की शक्तियों को 3 हिस्सों में बांटा गया: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसका मतलब यह है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पर उतनी ही गंभीर जिम्मेदारियों का बोझ होता है जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री पर। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लग जाए कि भारत के अगले चीफ जस्टिस को ही शपथ न लेने दी जाए तो हैरत हो सकती है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट या सूबों की हाई कोर्ट्स की कार्रवाई पर नजर रखते होंगे तो आप जानते होंगे कि लगभग रोजाना ऐसी याचिकाएं लग जाती हैं जिनमें ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं कि आप अपना सिर दीवार पर मार देंगे। जज साहिबान को इस बात के लिए तारीफ मिलनी चाहिए कि वो इन याचिकाओं को खारिज करने से पहले वकील को एक मौका देते हैं जिरह करने का, अपना केस प्रेजेंट करने का। खबर बन जाती है, बात रफा दफा हो जाती है। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ को सीजीआई बनने से रोकने की मांग के साथ याचिका लग गई तो उन सारे मौकों की भी याद आ गई जब अपने फैसलों के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ को निशाने पर लिया गया। आज दिन की बड़ी खबर में हम इन सब की चर्चा करेंगे और पूछेंगे सवाल कि बात यहाँ फैसलों की स्वस्थ आलोचना से उपजे ऐतराज की है या फिर कुछ और ही है। पहले आज वाली याचिका की बात कर लेते हैं। याचिकाकर्ता का नाम है मुरसलिन असिजीत शेख। मांग की गई थी कि जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ को, डीवाई चंद्रचूड़ को भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ लेने से रोका जाए। दर्शक जानते ही हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को सीजीआई के पद की शपथ लेंगे। खैर, इस याचिका की आज की तारीख लगी नहीं थी, लेकिन वकील ने सीजीआई यूयू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ से तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया, जिसे हम अदालत की भाषा में अर्जेंट लिस्टिंग कहते हैं। वकील ने तारीख मांगी थी 3 नवंबर, लेकिन पीठ ने आज का ही वक्त दे दिया। लाइव लॉ ने अपनी वेबसाइट पर इस मामले को लेकर विस्तार से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिससे कई ब्यौरे हमने इस खबर की तैयारी के लिए लिए हैं। इन ब्यौरों के मुताबिक राशिद खान पठान नाम के एक शख्स ने राष्ट्रपति कार्यालय को जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ एक पत्र लिखा था कुछ वक्त पहले। पठान ने खुद को सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष बता दिया था। इसमें पठान ने कई आरोप लगाए थे। पहला तो ये था कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने ऐसे मामलों में फैसला सुना दिया जिनमें बंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही थी और एक पक्ष के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ के बेटे ने जिरह की थी। दूसरा आरोप यह था कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोविड वैक्सीन न लेने वालों पर लगी बंदिश के संबंध में लगी याचिका पर फैसला देते हुए कानून की अनदेखी की। स्वाभाविक ही था कि जस्टिस चंद्रचूड़ इस खत पर कोई प्रतिक्रिया न देते। जनरली जजेस कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन जब इस खत की चर्चा होने लगी, ये वायरल होने लगा, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक विस्तृत प्रेस रिलीज निकालकर इसकी निंदा की। काउंसिल ने जस्टिस चंद्रचूड़ पर लगे आरोपों का जवाब देते हुए लिखा कि वो जानते ही नहीं थे कि उनके बेटे ने मामले में बहस की है। फिर बंबई उच्च न्यायालय वाले मामले के पक्षकार और सुप्रीम कोर्ट आए पक्षकार एग्जैक्टली सेम नहीं थे, अलग अलग थे। एक और बात थी, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट आया तब मांग ये नहीं थी कि अदालत इस पर फैसला दे। मांग ये थी कि सुप्रीम कोर्ट बंबई उच्च न्यायालय को जल्द सुनवाई का निर्देश दे। जस्टिस चंद्रचूड़ के पीठ पर रहते सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो यही था कि बंबई उच्च न्यायालय या तो उसके यहाँ लगी याचिका को स्वीकार करके सुनवाई कर ले या फिर स्टे को वेकेट कर दे, हटा ले। ये फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बंबई उच्च न्यायालय में चल रहे मामले के मेरिट्स पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। माने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंबई उच्च न्यायालय की सुनवाई पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी पक्षकार का फैसला हल्का या भारी नहीं होता। बार काउंसिल ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास नियमित रूप से ऐसी याचिकाएं आती रहती हैं और न्यायालय नियमित रूप से ऐसे आदेश भी देता रहता है। इसीलिए पठान का खत मशहूर होने की एक ओछी कोशिश थी। पठान इससे पहले भी जजेस को लेकर ऐसी टिप्पणियां करते रहे हैं। बंबई उच्च न्यायालय में एक ऐसे मामले में उनके खिलाफ अवमानना का नोटिस भी जारी हो चुका है और साल 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने पठान को 3 महीने की सजा भी सुनाई थी। तब उन्होंने जस्टिस रोहिंटन नरीमन और जस्टिस विनीत सरन के खिलाफ खत लिखे थे। सोचिए, इन्हीं पठान के खत को आधार बनाकर आज वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। जब याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने पक्ष रखना शुरू किया तो पहली आपत्ति तो इसी बात पर ले ली कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित इस मामले की सुनवाई कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ही जस्टिस चंद्रचूड़ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। जैसे कि परंपरा ही है, सीजीआई अपना सक्सेसर नॉमिनेट करते हैं। जनरली सीनियर मोस्ट जो जज होते हैं दूसरे नंबर पे उनका नाम दिया जाता है। जनरली ऐसा होता है। जस्टिस यूयू ललित ने जस्टिस चंद्रचूड़ का नाम इस तरह से दिया था।
तब बेंच से जस्टिस ललित ने यह कहा कि फिलहाल अदालत सिर्फ इस बात पर सुनवाई कर रही है कि याचिका सुनी जाने लायक है या नहीं, कोई केस बनता है कि नहीं। इसके बाद वकील ने कहा कि यह हो ही नहीं सकता कि जस्टिस चंद्रचूड़ ये जानते न हो कि वो एक ऐसे फैसले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें उनके बेटे ने जिरह की थी, क्योंकि अदालत का आदेश सुप्रीम कोर्ट में लगी याचिका में नथी था। इस पर बेंच ने कहा कि अगर ऐसा था तो हमें आप दिखा दीजिए, लेकिन वकील दस्तावेज खोज नहीं पाया, अपने पास पन्ने पलटता रहा, उसे मिले नहीं। वकील ने अगले दिन सुनवाई की मांग की, जिसे खारिज कर दिया गया। वकील के पास कोई दलील नहीं बची तो अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। ये तो रही आज की बात, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ को लगातार निशाने पर लिया जाता रहा है। जब उनके नाम का ऐलान होने ही वाला था एज CJI, तब उन्हें सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल किया गया। हाल के दिनों से पहले ट्रोल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पीछे नहीं पड़ते थे, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में तरह तरह की बातें बनाई गई। अडल्ट्री वाले फैसले पर जो उन्होंने अपनी राय रखी थी, जो फैसला दिया था, उसका आधार बराबरी और समान गरिमा का अधिकार था, लेकिन उन्हें प्रो अडल्ट्री बताया गया सोशल मीडिया पे। कुछ लोगों ने तो ये तक दावा कर दिया कि जस्टिस चंद्रचूड़ के पास US ग्रीन कार्ड है, ग्रीन कार्ड धारक अमेरिका में रहकर काम कर सकते हैं और इसीलिए जस्टिस चंद्रचूड़ को भारत का चीफ जस्टिस नहीं बनाना चाहिए, ऐसा दावा किया, क्योंकि वो तो खुद US जा रहे हैं। ट्रोल्स इस हद तक गए कि संभवतः पहली बार हमने देखा कि कानूनी मामलों की रिपोर्टिंग करने वाली वेबसाइट्स ने फैक्ट चेक्स पब्लिश किए। जस्टिस चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, CJI रहे हैं, 1978 से 1985 तक करीब 7.5 साल। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ के पास एक समृद्ध विरासत तो है ही, एक अच्छा बैंक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विरासत से इतर उन्होंने कुछ किया नहीं। दर्शक जानते हैं, सबरीमाला, अडल्ट्री और सेना में महिलाओं को समान अवसर जैसे कई चर्चित फैसले देने वाले जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने पिता के ही फैसलों को भी पलटा है। एक उदाहरण तो अडल्ट्री वाला ही है। फिर निजता के अधिकार पर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, वो भी इसी तरह जस्टिस YB चंद्रचूड़ की राय से अलग था। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ के करियर में मौलिकता है और इसे उनका संस्थान और उनके संस्थान पर नजर रखने वाले लोग मानते भी हैं। तो क्या जस्टिस चंद्रचूड़ को उनके विचारों के लिए टारगेट किया जा रहा है? इस सवाल का जवाब आपको खोजना चाहिए, क्योंकि आने वाले 2 साल करीब जस्टिस चंद्रचूड़ CJI रहेंगे। हर व्यक्ति की आलोचना की जा सकती है, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन उसके विचारों से कुंठित होकर लांछन लगाना सही नहीं है, खासकर जब वो व्यक्ति देश का CJI हो या होने वाला हो। ये थी हमारी बड़ी खबर। अब गौर कीजिए दिन की सुर्खियों पर। पहली सुर्खी का संबंध है राजस्थान से। यहां पायलट बनाम गहलोत की राजनीति में नया चैप्टर शुरू हुआ है, या कहें कि पुराने चैप्टर्स में एक पन्ना और जुड़ गया है। राजस्थान कांग्रेस में क्या चल रहा है, समझने के लिए आपको सचिन पायलट का ये बयान सुनना होगा। बयान सुनिए, उसके बाद हम आपको बातें बताते हैं। नहीं किया क्योंकि यहाँ पे सरकार कांग्रेस पार्टी की है। बहुत उम्मीद लोगों को थी और हम सब चाहते थे, हमारी सरकार ने कई बार केंद्र सरकार को आग्रह भी किया कि इस धाम को एक राष्ट्रीय स्मारक के नाम पर उसको प्रचलित करना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। ऐसा हुआ नहीं, और ना ही प्रधानमंत्री जी ने ERCP के बारे में दोबारा कहा। जब पहले वो प्रदेश में आए थे, चुनाव चल रहे थे, उन्होंने अपने खुद मुंह से कमिटमेंट किया था कि इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे ERCP को, वो भी उन्होंने किया नहीं। उसका हम सबको खेद है। मुझे उम्मीद थी कि ये इस बार कर देंगे, लेकिन उन्होंने किया नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने कल जो बयान दिए, जो बड़ाइयाँ करी, मैं समझता हूँ बड़ा दिलचस्प एक घटनाक्रम है, क्योंकि इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने सदन के अंदर गुलाम नबी आज़ाद साहब की बड़ाइयाँ करी थी, और उसके बाद क्या घटनाक्रम पैदा हुआ हम सब ने देखा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कल का, जो प्रधानमंत्री जी ने सोते ही बड़ाइयाँ करी हैं। इसको बड़ा मैं इंटरेस्टिंग मानता हूँ और इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक क्या लगता है सर, गहलोत जी भी उसी राह पे चल रहे हैं? दिलचस्प घटनाक्रम, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, और हल्के में नहीं लेना चाहता। पायलट ने इन शब्दों का इस्तेमाल CM अशोक गहलोत को लेकर किया। क्यों, बताते हैं। कल यानी कि 1 नवंबर के दी ललन टॉप शो में आपने देखा होगा कि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और अशोक गहलोत ने एक साथ मंच साझा किया। साथ में गुजरात और मध्य प्रदेश के रिस्पेक्टिव चीफ मिनिस्टर्स भी वहां पे थे, शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र पटेल।
लेकिन जो मेन खबर बनी है वो गहलोत और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बनी है। दोनों ने एक दूसरे की तारीफ की, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या कहा आप उसको सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं दुनिया के मुल्कों में तो कितना सम्मान मिलता है इनको। क्यों मिलता है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी उस देश के प्रधानमंत्री हैं जो हमारे मुल्क में आए हैं, जो गांधी का देश है, जहां लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, गहरी है। 70 साल के बाद में वहां लोकतंत्र जिंदा रहा है। ये दुनिया को एहसास होता है तो उनको गर्व होता है कि उन देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे मुल्क में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के नाते अशोक जी और हम साथ साथ काम करते रहे और अशोक जी हमारी जो मुख्यमंत्रियों की जमात थी उसमें सबसे सीनियर थे, सबसे सीनियर मुख्यमंत्रियों में है। और अभी भी हम जो मंच पे बैठे हैं उसमें भी अशोक जी सीनियर मुख्यमंत्रियों में से एक है। तो उनका यहां आना, इस कार्यक्रम में उपस्थित रहना। मुख्यमंत्री गहलोत के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, सचिन पायलट उसके राजनीतिक मायने निकाल रहे हैं। गहलोत पर तंज कसते हुए पायलट ने गुलाम नबी आज़ाद का भी जिक्र किया, आपने सुना ही, क्योंकि पीएम मोदी ने पिछले साल गुलाम नबी आज़ाद की संसद से विदाई के वक्त उनके कामों की भी खूब सराहना की थी। इसके बाद कांग्रेस ने गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा नहीं भेजा था और इसके कुछ महीनों बाद गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से अपना 5 दशक पुराना नाता तोड़ अपनी नई पार्टी बना ली थी। तो कुल मिलाकर पायलट के बयान का लबोलुआब ये है कि प्रधानमंत्री ने आज़ाद की तारीफ की तो उन्होंने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बना ली। अब उन्होंने गहलोत की तारीफ की है तो वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब प्रधानमंत्री ने अशोक गहलोत की तारीफ की है। इससे पहले साल 2020 में कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई थी। इस बैठक में भी प्रधानमंत्री ने अशोक गहलोत की सराहना की थी। फिलहाल सचिन पायलट की शंकाओं के जवाब में अशोक गहलोत ने उन्हें क्या नसीहत दी है वो भी आपको सुनना चाहिए। देखो, बयान तो नहीं देना चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो है अभी वेणुगोपाल जी हमारे महामंत्री हैं, उन्होंने कहा भाई कि आप बयानबाजी कोई नहीं करेंगे। तो हम तो डिसिप्लिन के बाद चाहते हैं कि सब लोग करें। अभी हमारे सामने एक ही मकसद होना चाहिए। जनता त्रस्त है राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर तनाव है, हिंसा हो रही है, महंगाई है, बेरोजगारी है। उसके लिए एक तरफ तो राहुल गांधी पसीना बहा रहा है, 25 किलोमीटर किसे कहते पर डे चलना, लाखों लोग साथ चल रहे हैं, दबाव पड़ेगा केंद्र सरकार पर, इसलिए चल रहे हैं। और उसके बाद में हमारा ध्येय होना चाहिए हम अगली बार सरकार के। गहलोत ने अपने नेताओं से एकजुट होकर काम करने की अपील की, लेकिन कुछ वक्त पहले कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर राजस्थान कांग्रेस में जो खींचतान हुई थी उसका असर अभी तक दिख रहा है। सचिन पायलट ने यह भी कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस के जिन विधायकों ने अनुशासनहीनता दिखाई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल 25 सितंबर को जयपुर में गहलोत के करीबी मंत्री शांति धारीवाल के आवास पर कांग्रेस विधायक दल के विधायकों की समानांतर बैठक के बाद कुछ नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब मांगे गए थे। खैर, बात कांग्रेस की हो रही है तो पार्टी से जुड़े और दूसरे बड़े अपडेट्स भी आपको जानने चाहिए। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब तेलंगाना में है। आज यानी 2 नवंबर को हैदराबाद में फिल्म डायरेक्टर और अभिनेत्री पूजा भट्ट भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। दूसरी तरफ आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल महाराष्ट्र के पूर्व ऊर्जा मंत्री नितिन राउत गंभीर रूप से घायल भी हो गए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यात्रा में भारी भीड़ जुट गई थी। इस दौरान एक पुलिस अधिकारी ने कथित तौर पर राउत को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से वो गिर गए। उनकी दाहिनी आंख और हाथ पैर में चोट आ गई। राउत को इलाज के लिए हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी ने फोन पर बात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली है, ऐसी खबर है। इससे पहले कल यानी कि 1 नवंबर को राहुल गांधी ने हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने तेलंगाना के सीएम केसीआर और उनकी पार्टी पर हमला बोला। राहुल ने कह दिया था कि सीएम केसीआर पर प्रधानमंत्री मोदी के इशारों पर काम करने का आरोप लगता है। राहुल के इस हमले का जवाब देने सामने आए तेलंगाना के आईटी मंत्री केटी रामाराव, केटीआर केसीआर के बेटे। उन्होंने राहुल पर तंज कसते हुए कहा, अंतर्राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जो अमेठी में अपनी लोकसभा की सीट भी नहीं जीत सकते, वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की राष्ट्रीय पार्टी का उपहास कर रहे हैं। उनको प्रधानमंत्री बनने से पहले लोगों को सांसद के रूप में चुनने के लिए राजी करना चाहिए।
दूसरी सुर्खी पर गौर करते हैं। इसमें बात होगी गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे की। और अपडेट्स आए हैं 30 अक्टूबर को हुए इस हादसे में अब तक आधिकारिक आंकड़ा 135 लोगों की मौत का है, जिसका गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई भी देने लगा है। मोरबी में आज वकीलों ने मौन मार्च निकालकर ऐलान किया कि कोई भी वकील आरोपियों का बचाव नहीं करेगा। ग्राउंड जीरो पर मौजूद दी ललन टॉप की टीम ने वकीलों से बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो आप लोग सब लोग ने क्या फैसला लिया है मिलकर के? हमने सब ने मोरबी जिला वकील मंडल, राजकोट जिला वकील मंडल और दूसरी जगह पे अन्य वकील मंडल ने ऐसा फैसला लिया है कि ये एफआईआर दर्ज हुई है मोरबी के हादसे की, उसमें आरोपी पक्ष का कोई केस नहीं लड़ेगा, कोई भी एडवोकेट इसका पक्ष नहीं लड़ेगा, केस नहीं लड़ेगा, कोई केस नहीं लड़ेगा। तो मतलब अगर जो भी आरोपी होगा, जो भी अरेस्ट होगा, उसका केस कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। अच्छा, तो सर आप जो है ये बताइए हमें कि आप लोगों ने केस की डिटेल देखी? नहीं, अभी तो कुछ आया नहीं। एफआईआर हुआ है, एफआईआर में भी अभी कुछ 7-8 आदमी आए, लेकिन वो सब तो लेबर है और उसका जो मालिक है उसका भी तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो अभी जब भी वो पकड़ा जाएगा तब भी हमने ये फैसला लिया कि तो उसका कोई बेल आउट के वो नहीं कराएगा, उसका किसी तरह से लीगली कोई हेल्प नहीं करेगा। कोर्ट में सर क्या दलीलें दी गई उनकी तरफ से, अगर आप बता पाएँ? अभी तो जो आरोपी पुलिस द्वारा जिसकी इन्वेस्टिगेशन में धरपकड़ की और कोर्ट में आए वो सभी रिमांड पे है। दूसरी बात ये है कि ये जो हादसा जो हुआ है वो दुखद हादसा है और जो हादसे में जो भी घटनाएं घटी है वो अति करुण घटना है। हम सभी एडवोकेट परिवार है, वो सभी जो ये हादसा में जो भोग बननार है, जो दुर्घटना घटी है, उनके साथ है हम और उनके साथ रहेंगे। और जो कार्यवाही पुलिस कर रही है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कर रहे हैं, वो पूरी तरह से लीगल तौर पे करें। अगर इसमें भी कोई जो विक्टिम है और जो हादसे का इजाग्रस्त है, जो भी है, इसमें कोई कार्यवाही में थोड़ी सी गड़बड़ रहेगी तो हम उनके साथ रहेंगे और हम आगे की कार्यवाही के लिए ये दुर्घटनाग्रस्त जो लोग हैं उनके साथ रहेंगे। क्या कह रहे थे सर आप? उसके खिलाफ PIL करेंगे। किसके खिलाफ? वो जो मान लीजिए कुछ गड़बड़ी हुई प्रशासन की तरफ। हाँ, प्रशासन। इस हादसे के सभी 9 आरोपियों को 1 नवंबर को स्थानीय कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ब्रिज के मैनेजमेंट का ठेका लेने वाली कंपनी ओरेवा ग्रुप के मैनेजर दीपक पारेख ने हादसे को एक्ट ऑफ गॉड यानी कि भगवान की इच्छा से हुआ हादसा करार दे दिया। दीपक पारेख उन 9 आरोपियों में से एक हैं जिन्हें मोरबी ब्रिज हादसे के मामले में गिरफ्तार किया गया है। मतलब ना अपनी गलती का एहसास है, ना ही लापरवाही पर पछतावा। ऐसे भयानक हादसे को भगवान की इच्छा बता देने वाली कंपनी की करतूतों का चिट्ठा अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रहा है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 की एक चिट्ठी सामने आई है जिसके मुताबिक ओरेवा ने मोरबी के तत्कालीन DM को धमकी भरे लहजे में कहा था कि उसे स्थायी ठेका दिया जाए, नहीं तो वो पुल की मरम्मत भी टेम्पररी ही करेगी। मोरबी पुल हादसे की जांच कर रहे पुलिस उपाधीक्षक PA जाला ने कोर्ट को बताया है कि पुल की केबल में जंग लगा हुआ था और अगर इस केबल की मरम्मत की गई होती तो यह घटना संभवतः नहीं होती। अदालत को यह बताया गया कि मरम्मत के वक्त सिर्फ पुल के डेक को बदला गया, यानी कि उस हिस्से को जिस पे लोग चलते हैं, केबल्स को नहीं बदला गया। अगर काम ठीक तरह से होता तो दुर्घटना टल सकती थी। ये एक कंपनी की बात। इस मामले में आज पुलिस ने मोरबी नगर निगम के अधिकारियों को भी तलब किया था। इन्हीं ने कहा था कि पुल उनकी मंजूरी के बिना शुरू हो गया। आज अभिनव ने अधिकारी से सवाल किया तो उनका जवाब क्या था, आपको देखना चाहिए। वो कुछ खास नहीं कह रहे हैं। कमेंट करने से आप સર કે બ્રિજને લઈને તમારી પર સવાલ છે કે બ્રિજ 5 દિવસથી ખુલ્લો મૂકી દીધો તો કેમ आपको लगता है कि ओरेवा कंपनी इसके लिए जिम्मेदार है? कंपनी सर जिम्मेदार है या फिर શું કહેશો સર? नहीं सर ब्रिज एम नहीं सर ब्रिज हाँ नहीं सर ब्रिज जे पड़ी गयो। सर एक सवाल है कि आपने कहा कि आपको आप लोगों से अनुमति नहीं ली गई, तो बिना अनुमति की इतनी भीड़ कैसे होगी? सर पत्र जे सामे આવ્યું છે શું કે સર પુલ ખોલે જાने की बात જે કરાર સામે આવ્યો છે ચીફ ઓફિસર તરીકેનો જે કરાર તમારી સાથે જનતા સાથેનો કરારનો જે સામે આવ્યો છે, આ કરાર થયો તો કે ન થયો છે? હા આ બધી જ બાબતોનો જવાબ આપવો પડે। संदीप जी, ये जो पुल खुला, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, ये सारी बातें तो आपको पता रही कार्यवाही थे। ये सवालों से बचते हुए चले जा रहे संदीप झाला जो कि म्युनिसिपल चीफ है, इन्हीं का सबसे पहले बयान आया हुआ था कि हम जो है कंपनी ने पुल शुरू किया और
इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते हुए कहा था कि इन्होंने अनुमति नहीं दी थी, और अभी देखिए गाड़ी में बैठ करके चले गए। दर्शक जानते ही हैं कि इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को इस मामले पर सुनवाई करने वाला है। अगली सुर्खी, इसका संबंध झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से है। प्रवर्तन निदेशालय ने अवैध खनन के मामले में हेमंत सोरेन को समन भेजकर कल यानी कि 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल ईडी को खनन मामले में आरोपी और हेमंत सोरेन के करीबी कहे जाने वाले पंकज मिश्रा के घर से छापे के दौरान सीएम हेमंत सोरेन की बैंक पासबुक और चेक बुक्स मिली थी। पंकज मिश्रा के अलावा इस मामले में बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश को भी आरोपी बनाया गया है। दोनों को अगस्त के महीने में गिरफ्तार किया गया था। प्रेम प्रकाश के ठिकानों पर ईडी ने 24 अगस्त को छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी को 2 AK-47 राइफल्स भी मिली थी। ईडी का समन मिलने के बाद हेमंत सोरेन ने क्या कहा, आप सुनिए। विपक्ष के अनुरोध पर इस राज्य में जांच चल रहा है ईडी का, और विपक्ष के अनुरोध पर हमें भी बुलाहट हुआ है, लेकिन हम उस बुलाहट से घबराते नहीं। हमें भी किसी कारण से बुलाया गया है, ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि देखो ईडी कितना ताकतवर है। सोनिया गांधी को बुला सकते हैं, राहुल गांधी को बुला सकते हैं, तो मुख्यमंत्री को भी बुला सकते हैं, कोई बात नहीं। उसका जवाब भी हम लोग देंगे, और इससे अगर इनको लगता है कि हमारे लोगों के बीच जो पहचान है और जो छवि है, अगर उनके खराब करने से खराब हो जाएगा तब तो हो गया, तो कहानी खत्म। हेमंत सोरेन को ईडी के बुलावे की खबर से राज्य का सियासी पारा गर्मा गया है। 3 नवंबर को सोरेन की पार्टी जेएमएम ने रांची में हल्ला बोल रैली भी बुला ली है। दूसरी ओर सोरेन पर राजनीतिक हमले भी तेज हो गए हैं, जो कि स्वाभाविक ही था। हाथों हाथ हम यहाँ पे एक भूल सुधार भी करना चाहते हैं। हेमंत सोरेन को 3 नवंबर को बुलाया गया है, आज है 2 नवंबर। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। इसका संबंध है क्रिकेट से। T20 विश्व कप 2022 में भारत ने सुपर 12 के अपने चौथे मुकाबले में बांग्लादेश को हरा दिया। एडिलेड के मैदान पर खेले गए इस करीबी मुकाबले में भारत आखिरी गेंद पर 5 रन से जीत गया। मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए स्कोरबोर्ड पर 184 का टारगेट सेट किया, जिसमें विराट कोहली 64 रन और KL राहुल 50 रन ने अर्धशतकीय पारियां खेली हैं। 185 रन का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने मैच में बेहतरीन शुरुआत की। बारिश आने से पहले बांग्लादेश ने महज 7 ओवर में बिना कोई विकेट खोए 66 रन भी बनाए थे, लेकिन बारिश के रुकने के बाद बांग्लादेश को 16 ओवर में 151 रन का लक्ष्य दे दिया गया, जिससे बांग्लादेश की टीम हासिल कर नहीं पाई। इस जीत के साथ भारत 6 पॉइंट्स के साथ ग्रुप 2 की टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गया है। अगर आप विस्तृत कवरेज देखना चाहते हैं इस मैच की और पूरे वर्ल्ड कप की, तो आप ललन टॉप स्पोर्ट्स को फॉलो कीजिए, आपको वहां पे ज़्यादा जानकारी मिलेगी। आखिरी सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। ये एक दुखद समाचार से बनी है। वकील और सामाजिक कार्यकर्ता ईला भट्ट का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। गांधीवादी विचारधारा का हमेशा प्रचार करने वाली ईला भट्ट ने अहमदाबाद के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। महिलाओं को सशक्त करने में उनकी एक सक्रिय भूमिका रही थी। कई मुहिमों के जरिए उन्होंने महिला अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। ईला भट्ट को अपने जीवन में उल्लेखनीय कार्यों के लिए कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। साल 1977 में उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया। फिर 1986 में राइट लाइवलीहुड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। बाद में उन्हें भारत सरकार ने पद्म भूषण जैसे पुरस्कार से भी नवाजा। ईला ने अपनी जिंदगी के कई साल स्वश्रयी महिला सेवा संघ को भी दिए थे। उनकी तरफ से ही उस संगठन की स्थापना की गई थी। 1972 से 1996 तक वो इस संगठन में महासचिव के रूप में काम करती रहीं। साल 2011 में ईला को गांधी पीस प्राइज भी दिया गया था। सुर्खियों के बाद अब बारी है हमारे उस खास सेगमेंट का जिसका इंतजार आपको हर चुनावी सीजन में होता है, दी ललन टॉप चुनाव यात्रा।
हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और ग्राउंड रिपोर्ट्स की तलाश में हमारी टीम दफ्तर से रवाना हो गई है। हमारे साथी साकेत और जेरी फिलहाल हिमाचल प्रदेश में है। ये दोनों आपको कल शिमला में मिल जाएंगे, यानी कि 3 नवंबर के रोज। इनकी रिपोर्ट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो दी ललन टॉप के ऐप, वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया के हमारे तमाम चैनल्स पे जा सकते हैं। यहाँ हम आपको छोटी सी झलक दिखा रहे हैं। शुरुआत है, इसलिए आज एक लाइटर नोट पे शुरुआत होगी। हुआ ये कि बद्दी में बात चल रही थी मुफ्त बिजली के चुनावी वादे की और उस राजनीति के जो फ्रीबीज पे हो रही है। उतने में एक साहिबान आए जिन्होंने चुनाव से पहले ही बद्दी का नहीं, हिमाचल का नहीं, पूरे संसार का सत्य बताया। हमारा फायदा हुआ, आपका फायदा भी हो, इसलिए हम ये सत्य आपसे बांट रहे हैं। सुनिए। होंगे ना कलयुग में, आप भी पढ़ते होंगे यूट्यूब, आप भी देखोगे ये कलयुग की जो वाणियाँ हैं ये सत्य है। जो कलयुग की वाणी है वो सत्य है। जो क्या सत्य है आप भी पढ़ते हो, आपको पता है, मेरे को बताने की लोड़ नहीं है। आप मेरे से जो एक मीडिया न्यूज़ वाला जो वो होता है ना, जो क्या बोलते हैं इसको, आप बताओ क्या बोलते हैं, जो न्यूज़ जो है जी, प्रवक्ता नहीं होता न्यूज़ वाले को बोलते हैं एक जर्नलिस्ट। जो जर्नलिस्ट होता है ना, वो पूछने वाले से ज़्यादा समझदार होता है। मेरे को बताने की लोड़ नहीं है कि रामायण में क्या क्या लिखा है, क्या क्या ना लिखा है। ये कलयुग है, जो कलयुग में जो रामायण में लिखा है वो सत्य है, सत्य है, वो सत्य है। आप मानो चाहे ना मानो, वो सत्य है। बाकी लोगों को भी बताइए क्या सत्य है। सबको पता है रामायण के बारे में, सबको पता है ना भाई, वीर जी सबने पता रामायण के बारे में क्या लिखा हुआ, सब पढ़ा है, सब देखा है, सब देखा, पता। बाइबल, कुरान, सब हमारे सब हर चीज़ का मतलब बताया हुआ है उसमें, सब पढ़ते हैं। मेरे को बता, मैं कोई महाज्ञानी नहीं हूँ। जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, चाहे थोड़ा चाहे ज़्यादा, वो सब जानते हैं। तो सत्य बताइए क्या होता है, जीवन का सत्य क्या है? जो दून पे यहाँ आपके हमारे एरिया पे है, बद्दी का सत्य क्या है? कृपा बहुत ज़्यादा है। बद्दी का सत्य यही है जी, जो बद्दी का क्या पूरे संसार का बता दूंगा आपको। जो सही तरीके से करेगा वो सही तरीके से नहीं पाएगा, जो गलत तरीके से करेगा वो सही तरीके से पालेगा। समझे मेरी बात? समझ नहीं पाया मैं, सही तरीके समझो इसको। जो सही तरीके से करेगा वो सही तरीके से ना पाएगा, जो गलत तरीके से करेगा वो सही तरीके से पालेगा। अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि गलत काम जो कर रहा है वो ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। हाँ, यही सत्य है, कलयुग का यही सत्य है। आप पढ़ लो, आपको पता होगा। हिमाचल प्रदेश की तरह आप हमारी टीम को जल्द गुजरात में भी देखेंगे। ये सारी आपको कवरेज कहाँ मिल जाएगी आपको बता दिया हमने, ऐप पे, वेबसाइट पे, सोशल मीडिया के हमारे तमाम चैनल्स, हैंडल्स इत्यादि पे। आज आपके लिए एक और ऐलान है। चुनाव यात्रा की ही तरह आप साल भर इंतजार करते हैं दी ललन टॉप अड्डा का भी। इस बार का ललन टॉप अड्डा हो रहा है नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। तारीखों का आप गोद न बना सकते हैं, 18, 19 और 20 नवंबर। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी हम जल्द शुरू करने वाले हैं। हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। हम अब बिल्कुल जाने ही वाले थे, लेकिन एक लास्ट ऐलान बचा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, हम कई दिनों से दी ललन टॉप ऐप पर क्विज लॉन्च करने की कोशिश में लगे हुए थे। ये क्विज 26 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है क्विज, लेकिन आपको मिलेगी सिर्फ ऐप पर। हर रोज रात 9 बजे सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, यानी कि वीकडेज पे ही मिलेगी, वीकेंड पे नहीं मिलेगी। क्विज खेलने का आपको इनाम भी मिल सकता है, बशर्ते आप जीतें। हर दिन टॉप 50 विजेता चुने जाएंगे जिन्हें तुरंत 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्विज में इनाम के साथ साथ भरपूर ज्ञान तो आपको मिलेगा ही। तो देर किस बात की, डाउनलोड कीजिए दी ललन टॉप ऐप और खेलना शुरू कर दीजिए। ये था आज का दी ललन टॉप शो। कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, इस कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है ललन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है, नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो ललन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।